दोस्तों, स्पोर्ट्स की दुनिया में नाइकी एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही किसी इंसान ने नहीं सुना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस नाइकी को आज दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट वियर में गिना जाता है, दोस्तों उसकी शुरुआत आज से 57 साल पहले कार की डिक्की में शूज बेचकर हुई थी। असल में दोस्तों नाइकी आज इस मुकाम पर पहुंच ही इसलिए पाई है क्योंकि इस कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी दूसरी कंपनी से हमेशा अलग रहे हैं। अभी दोस्तों कुछ साल पहले ही नाइकी ने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया था जिसके बदौलत सिर्फ कुछ ही दिनों में उसकी सेल्स दोस्तों 31% तक बढ़ गई थी। और दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में हम नाइकी के इतिहास और उसके कंट्रोवर्शियल बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नाइकी की इस सफर की शुरुआत साल 1962 से होती है क्योंकि दोस्तों उसी साल इस कंपनी के फाउंडर फिल लाइट ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई पूरी कर ली थी। और दोस्तों उनकी पढ़ाई के दौरान ही उनको इस बिजनेस का ख्याल आया था। असल में दोस्तों फिल जब MBA कर रहे थे तो दोस्तों उन्हें स्मॉल बिजनेस और मार्केटिंग प्लान के बारे में एक असाइनमेंट पूरा करने को मिला। अब और दोस्तों जो कि फिल को शुरुआत से ही स्पोर्ट में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए दोस्तों फिल ने उस असाइनमेंट में जूते के बारे में लिखा। दोस्तों उन्होंने जो लिखा था उसका टाइटल था कि जापान के कैमरों ने जिस तरह जर्मनी के कैमरों को रिप्लेस किया है, क्या उसी तरह दोस्तों जापान के स्पोर्ट शूज जर्मनी के स्पोर्ट शूज को रिप्लेस कर सकते हैं। असल में दोस्तों जापान के कैमरे उस समय अमेरिकन मार्केट में आते ही जर्मनी के कैमरों को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देते थे। दोस्तों फिल को इस बात का पूरा यकीन था कि जापान के जूते अमेरिका में आते ही इस तरीके का कारनामा फिर कर देंगे। और दोस्तों 1962 में पढ़ाई पूरी होने के बाद फिल के दिमाग पर इस आइडिया को हकीकत में बदलने का जुनून सवार हो गया। हालांकि दोस्तों उस समय फिल के पास भी खुद कोई जापानी शूज नहीं था और दोस्तों तब उन्होंने यह शूज सिर्फ कुछ ऐसे सोल्जर्स को पहने हुए देखा था जो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान से अमेरिका वापिस आए थे। इसीलिए दोस्तों वह कैसे भी करके जापान के जूतों को अमेरिका लाना चाहते थे। दोस्तों वे इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें किसी जापानी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके उनका माल अमेरिका में इम्पोर्ट कराना होगा। दोस्तों क्योंकि उन्हें इस बिजनेस का थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन दोस्तों उनको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन था कि वह इस काम को कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों नवंबर 1962 के दौरान वे एक टूरिस्ट के रूप में जापान चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जूते के अलग अलग ब्रांड को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान दोस्तों उनकी नजर ओनित्सुका टाइगर नाम के एक स्टोर पर पड़ी। यह कंपनी उस समय जापान के अंदर हाई क्वालिटी शूज बनाया करती थी। फिल को इस कंपनी के जूते इतने ज्यादा पसंद आ गए कि दोस्तों उन्होंने उसी पल यह तय कर लिया कि वह इस ब्रांड के जूते को अमेरिका में इंपोर्ट करेंगे। और दोस्तों इसी इरादे के साथ ब्लू रिबन नाम की एक अमेरिकी स्पोर्ट कंपनी के मालिक बन गए। जबकि दोस्तों इस नाम की कोई भी कंपनी उस समय दुनिया में थी ही नहीं क्योंकि ये झूठ मूठ की कंपनी थी। और दोस्तों फिल का एक स्पोर्ट कंपनी का मालिक होना ये भी एक झूठ था। इस तरीके से दोस्तों खुद को एक अमेरिकी शूज डिस्ट्रीब्यूटर बताकर उन्होंने ओनित्सुका टाइगर कंपनी मालिक के साथ मीटिंग फिक्स कर ली। और दोस्तों इस मीटिंग में उन्होंने ओनर के सामने खुद को ओनित्सुका के अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रपोजल रखा। दोस्तों कंपनी के मालिक ने उनके जबरदस्त कॉन्फिडेंस को देखते हुए उनका यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और दोस्तों इसी तरीके से बिना किसी एक्सपीरियंस के सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पर ओनित्सुका टाइगर के एक्सक्लूसिव अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। इसके बाद दोस्तों कंपनी की तरफ से 12 जोड़ी जूते उन्हें उनकी पहली शिपमेंट में सन 1963 में प्राप्त हुए। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों के बाद उन्होंने जूते का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दोस्तों उस समय फिल अपने जापानी जूतों को कार में रख कर अलग अलग रेस ट्रैक पर बेचने जाते थे, लेकिन दोस्तों फिर उन्हें समझ में आया कि उनके जूते बेचने का यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। इसीलिए दोस्तों वह एक सलाह के लिए अपने कॉलेज के कोच बिल बोवरमैन के पास गए क्योंकि दोस्तों उनकी नजर में सिर्फ वही एक इंसान थे जो कि जूते के बारे में उनसे ज्यादा जानते थे। दोस्तों फिल ने जब अपने कोच को वह जापानी जूते दिखाए तो दोस्तों उनको वह शूज इतने ज्यादा पसंद आए कि वे उसी समय उनके बिजनेस पार्टनर बन गए। इसके बाद दोस्तों 1964 में दोनों ने $500 मिलाकर ब्लू रिबन स्पोर्ट नाम की एक फुटवेयर कंपनी स्टार्ट की। और दोस्तों उन्होंने अपने सारे $1000 जापान से 300 जोड़ी जूते मंगवाने पर खर्च कर दिए। अब जो कि दोस्तों उनके कोच अमेरिका के उस समय बहुत प्रसिद्ध कोच थे जिनका बहुत सारे एथलीट्स के साथ पुराना कनेक्शन था। ऐसे में दोस्तों इन्हें 300 जोड़ी बेचने में मात्र 2 महीनों का वक्त लगा। इस तरह दोस्तों उन्होंने अपने पहले साल में मात्र 13 जोड़ी जूते बेचे जिसमें उन्हें $8000 की कमाई हुई। फिर दोस्तों यही कमाई अगले साल बढ़कर $20000 तक पहुँच गयी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ईयर यानी कि 1966 में उन्होंने कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में अपना पहला स्टोर ओपन किया। दोस्तों फिल की यह कंपनी अब चल निकली थी जिसके शूज हमेशा हाई डिमांड में रहने लगे थे। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को चलाने में जितना योगदान फिल का था उतना दोस्तों उनके कोच का भी था क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां फिल बिजनेस ऑपरेशन संभालते थे वहीं दोस्तों इनोवेशन का सारा काम बोवरमैन के कंधों पर था यानी कि उनके कोच के कंधों पे था। और दोस्तों ये बोवरमैन ही थे जिन्होंने अमेरिका के अंदर पहली बार जॉगिंग करने का ट्रेंड शुरू किया। दरअसल दोस्तों बोवरमैन शुरू से ही जूतों को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट थे जिसके चलते दोस्तों ओनित्सुका कंपनी
से जब भी कोई नई शिपमेंट आती तो वह उसमें से कुछ जूतों को काटकर अंदर से देखते थे कि दोस्तों उन जूतों को किस तरीके से बनाया गया है। वो दोस्तों इन नए तरीकों और सुझावों को एक नोट में लिखकर ओनित्सुका कंपनी को भेजा करते थे। तो दोस्तों एक तरीके से यह भी कह सकते थे कि वह उस जापानी कंपनी के लिए मुफ्त में जूतों का डिजाइनिंग और इनोवेशन का काम कर रहे थे। वैसे दोस्तों यह बोवरमैन की ही डिजाइनिंग स्किल थी जो ब्लू रिबन स्पोर्ट कंपनी को मेन स्ट्रीम मार्केट में लेकर आई थी, क्योंकि दोस्तों 1968 का बेस्ट सेलिंग शूज कॉटेज उन्होंने ही डिजाइन किया था। और दोस्तों इस जूते की बदौलत ही साल 1969 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने $3 लाख की सेल्स की थी। दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कॉटेज जूते के फेमस होने पर उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल दोस्तों मार्केट में कॉटेज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोस्तों वे इसको पूरा ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों ओनित्सुका कंपनी की शिपमेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों ओनित्सुका कंपनी पहले जापान के लोकल मार्केट की डिमांड को पूरा करती थी, फिर दोस्तों बाद में जो माल बच जाता था उसे अमेरिका शिपमेंट किया जाता था। ऐसे में दोस्तों फिल और गोवरमैन ज्यादातर अपने मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते थे। दोस्तों वे जानते थे कि अगर उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो दोस्तों उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटर से आगे बढ़कर खुद एक मैन्युफैक्चरर बनना रहेगा। ऐसे में दोस्तों उन्होंने तय किया कि वह ओनित्सुका कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और दोस्तों आखिरकार 1971 में ब्लू रिबन और ओनित्सुका कंपनी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। और फिर दोस्तों ब्लू रिबन ने अपना खुद का स्पोर्ट वियर बनाने का काम शुरू कर दिया। और दोस्तों सौभाग्य से यानी कि अगले ही साल 1972 में म्यूनिख के अंदर ओलंपिक्स होने वाले थे। ऐसे में दोस्तों गोवरमैन के पास अपने खुद के नए जूते डिजाइन करने का काफी समय था। इसके बाद दोस्तों 30 मई 1971 के दिन एक एम्प्लॉय के सजेस्ट करने पर कंपनी का नाम आधिकारिक तौर पर ब्लू रिबन स्पोर्ट से बदलकर नाइकी कर दिया गया, जो कि दोस्तों यूनान की एक देवी का नाम है। इसके बाद दोस्तों फिल को कंपनी के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ी, इसीलिए दोस्तों फिल वहीं पर मौजूद पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में गए और दोस्तों वहां पर रोली नाम की एक ग्राफिक डिजाइनर से सिर्फ $35 में एक लोगो तैयार कर लिया। और दोस्तों इसी तरह नाइकी को अपना विश्व प्रसिद्ध लोगो मिला, जो कि दोस्तों आगे चलकर इस कंपनी का बहुत बड़ा पहचान बन गया। इस तरह दोस्तों कंपनी का नाम और लोगो मिलने के बाद अब फिल और बोवरमैन पूरी तरीके से तैयार थे। और दोस्तों इस बार वह पहले की तरह किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जुड़े थे। और दोस्तों यही वजह थी कि 1971 में ओनित्सुका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नाइकी की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और दोस्तों फिर इस कंपनी ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। दोस्तों 1980 के आसपास नाइकी ने फुटवेयर के अलावा क्लोथिंग और ट्रैक सूट जैसे कई आइटम पर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू कर दिया, जो कि दोस्तों उस समय के अमेरिकी यूथ्स को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। इसके बाद दोस्तों आगे चलकर 1984 में फेमस फुटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को कंपनी के प्रमोशन के लिए साइन किया गया। और दोस्तों यह प्रमोशनल कैंपेन इतना ज्यादा सफल हुआ कि दोस्तों 1989 में नाइकी अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट वेयर कंपनी बन गई। फिर दोस्तों आगे चलकर टाइगर वुड्स, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, विराट कोहली और दोस्तों रोनाल्डो जैसे बहुत सारे वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी इस ब्रांड के पहचान बने, जिनके बदौलत दोस्तों नाइकी ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को और बुलंदियों को छुआ। तो दोस्तों इससे यह पता चलता है कि नाइकी की कामयाबी में इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी का बहुत अहम रोल है, जो कि दोस्तों दूसरी कंपनीज की स्ट्रेटेजी से हमेशा अलग हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों फिल और बोवरमैन कई सारे ऐसे बोल्ड स्टेप लिए थे जो कि शायद ही दुनिया की कोई दूसरी स्पोर्ट वेयर कंपनी ने लिए होंगे। उदाहरण के लिए दोस्तों साल 2018 में नाइकी ने ड्रीम जी नाम का एक अपना कमर्शियल लॉन्च किया था, जिसमें दोस्तों उन्होंने ब्लैक लाइफ मैटर के मुद्दे को उठाया था और दोस्तों उसका समर्थन भी किया था। अब क्योंकि दोस्तों ब्लैक लाइफ मैटर एक ऐसा मुद्दा था जिसके चलते वर्ल्ड में अमेरिका की इमेज काफी ज्यादा खराब होती थी, तो ऐसे में दोस्तों नाइकी जैसे बड़ी कंपनी द्वारा अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में इस मुद्दे को उठाना बहुत से अमेरिकी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि दोस्तों वहाँ के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करके इस कैंपेन की आलोचना की। इसीलिए दोस्तों इस कमर्शियल के लॉन्च होने के सिर्फ कुछ घंटों बाद इसको लेकर दोस्तों एक विवाद छिड़ गया था। पूरे अमेरिका में दोस्तों जगह जगह नाइकी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। दोस्तों लोग सोशल मीडिया पर नाइकी के प्रोडक्ट्स को जलाते हुए अपनी वीडियो में शेयर कर रहे थे और दोस्तों मात्र कुछ ही घंटों में ट्विटर पर बाइकॉट नाइकी ट्रेंड करने लगा। ऐसे में दोस्तों लोगों को लगा कि नाइकी को इसकी वजह से, इस कैंपेन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस कमर्शियल के लॉन्च होने के बाद सभी को चौंकाते हुए नाइकी की सेल्स घटने के बजाय 31% तक बढ़ गई थी और साथ ही दोस्तों नाइकी की शेयर का प्राइस 36% तक अप हो गया। एक विवादित कमर्शियल बनाने के बावजूद भी उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया नाइकी ने। और दोस्तों इसी तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए आज नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट वेयर कंपनी बन चुकी है, जहां दोस्तों आज के समय में इसकी नेटवर्थ लगभग $35 बिलियन के आसपास है दोस्तों। और दोस्तों आज के टाइम में अगर देखा जाए तो नाइकी दुनिया के 170 से भी ज्यादा देशों में अपना प्रोडक्ट बेचती है। धन्यवाद।